तैरती हुई मछली कब तालाब में से पानी को पी जाती है पता नहीं लगता, वैसे ही हमारे अधिकारी कर्मचारी कब गड़बड़ कर डाले हमको पता नहीं लगता। इस सरकार में भी मैंने जिद पकड़ ली, सारे ब्यूरोक्रेट ये कहने साहब ये तो नहीं होना चाहिए, मैंने कहा ये होगा, या तो राजी खुशी होगा या अड़ने से होगा, और हो गया। माननीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री राजस्थान डॉक्टर किरोड़ी लाल जी मीणा साहब की उपस्थिति में किसानों के खेत से किसानों के लिए किसानों के द्वारा किसानों के इस कार्यक्रम में स्वागत। सम्मानित मंच, उपस्थित किसान भाइयों बहनों, मैंने अधिकारियों से बात की थी। अभी कुछ दिन पहले इजराइल के एम्बेसडर से मेरी बात हुई थी, यहीं पर वो आए थे। तो वो जो खेती के मामले में वो आगे हैं, हमसे भी ज़्यादा डेजर्ट वहाँ पर है, और आर्थिक दृष्टि से इजराइल बहुत मजबूत देश है, सामरिक दृष्टि से भी अत्यंत ही मजबूत है। दुश्मन के दांत खट्टे करने में आमतौर पर उनको सफलता मिलती रहती है। तो मैंने इच्छा जाहिर की थी, मेरे प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी मेरे साथ थे, कि एक बार इजराइल चल के देखें कि वहाँ का किसान क्यों सरसब्ज है। हमारा जमीन को मरुभूमि कहते हैं, राजस्थान को मरुभूमि, जिस जमीन में कोई जान नहीं हो। क्योंकि आप जानते हो अपना राजस्थान देश का सबसे बड़ा स्टेट है क्षेत्रफल के हिसाब से, और इसमें मात्र 1% बरसात होती है। अब उस 1% बरसात से हम खेती भी करें, पशुओं को पालन भी करें, अपने काम में लें, तो ये हमारे लिए चुनौती है। इसलिए मैंने सोचा था कि इजराइल चलेंगे, कुछ किसान भी ले चलेंगे, स्टडी करके आएंगे। लेकिन यहाँ आने के बाद मेरे को पता लगा इजराइल जाने की जरूरत ही नहीं, इजराइल तो यहीं पर है। तो यहाँ के किसानों को जो एडवांस फार्मर्स यहाँ पर आए हुए हैं, एडवांस टेक्नोलॉजी से जो खेती कर रहे हैं, वो धन्यवाद के पात्र है। मैं भी पूछ रहा था, वहाँ एक खीरा वाले ऐसे उसमें पॉली हाउस में पहुँच गए, तो वो बता रहे थे एक साल में हम इससे 10-12 लाख रुपए कमा लेंगे। मैंने कि काम करने वाला कि इसको 25% देते हैं। तो मैंने उनसे परिचय किया, तो वो हम सब हमारे इलाके के थे सारे के सारे। ये इलाका भी मेरा ही है, पर मैंने उनको कहा यार तकनीकी हमको भी तो समझाओ, क्योंकि अपनी जमीन ज़्यादातर बंजर है और कम पानी में बरसात के पानी को संरक्षित कर आप इतनी अच्छी खेती कर रहे हैं। तो मेरा तो मन कर रहा है कि मैं इस इलाके में प्रधानमंत्री जी को लाऊं और उनको दिखाऊं कि राजस्थान भी इजराइल की तरह आगे बढ़ रहा है। और आप जानते हो पढ़ाई में तो मैंने MBBS की है, लेकिन मैं इमरजेंसी में उलझ गया था पुलिस से, तो उन्होंने जेल में डाल दिया। जेल में तो अब इमरजेंसी में तो कोई दादागिरी कर ही नहीं सकता था, चपट मारो और बंद करो, अंदर ठुकाई करो, कोई छापने वाला नहीं था, कोई पूछने वाला नहीं था। खैर जैसे तैसे करके MBBS करी आए। अब मेरे डॉक्टरी का काम करना था, लेकिन मैं इस राजनीति के दलदल में फंस गया। ये बड़ा टेढ़ा है मेरी समझ में, और की समझ में अच्छा होगा, लेकिन मेरी मान्यता है
कि मैं इन किसानों को न्याय कैसे दिला पाऊं, इसके लिए मेरे को बहुत लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और जो आसानी से, मेरे जैसे मंत्रिमंडल का हमारा गठन हुआ तो हमारे इलाके के लोग बड़े खुश नहीं है, अरे क्या बना दिया आप, गृह मंत्री बनते वो बनते। मैंने कि गृह मंत्री बन के क्या कर ले, थानेदारों से माथा पचाते रहते हैं कि भाई इसे 307 में कार्रवाई करो, फिर भी घुमा घुमू के 2-4 को तो बचा ही देता। पर यहाँ आने के बाद देखा कि मैंने गांव में जन्म लिया है, तो गांव के मंत्रालय मेरे पास हैं, रूरल डेवलपमेंट, और किसान के गरीब घर में जन्म लिया तो मेरे को कृषि मंत्रालय मिल गई, मेरे को ऊपर वाले ने दिया है। तो मैं जब ये देख रहा हूं तो बड़ा आनंदित हूं। किसान के घर में जन्म लिया तो किसान की विषम परिस्थितियां क्या होती हैं, किस दुख तकलीफ से गुजरता है, वो मेरे को पता है। और गांव में विकास की दृष्टि से कैसे पिछड़े हुए हैं वो मैं जानता हूं, वो कैसे आगे ले जाना। तो ये मंत्रालय मेरे को मिला तो मैं यत्र तत्र घूम रहा हूं, ये जानकारी ले रहा हूं। हालांकि मैं 9वीं 10वीं में जब पढ़ता था तो कुएं से पानी निकलता था, तो मैंने भी एक बार वो कीली लगाते हैं ना, बर्थ पर बैठकर, आपको पता नहीं क्या कहते हैं, लाव चड़स, तो चड़स वाला चिल्लाता रह गया, मेरे पे कीली खुली नहीं उसमें से। वो खेती भी मैंने की हुई है, विषम परिस्थितियों में किसान खेती करता था, अब भी विषम परिस्थितियों में किसान खेती करता है। हमारे अभी यहाँ साइंटिस्ट का जुड़ाव हुआ था, 400-500 आए थे दुर्गापुरा में, तो मैं भी गया था। तो मैंने उनसे पूछा, हम सरसों करते हैं और उसमें चेपा लग जाता है तो उसका इलाज बताओ। कोई इलाज अभी तक ढूंढा नहीं। और आप जानते हो, आपके यहाँ तो सरसों मैंने देखी नहीं, पर सरसों का अगर चेपा लग गया तो सरसों के लिए कैंसर है, फिर सरसों में कोई बचत नहीं है। लेकिन मेरे इलाके में अभी एक दिन हल्की सी बरसात हो गई तो सारा चेपा बहकर गायब हो गया। तो मैंने वैज्ञानिकों से कहा, भाई कोई ऐसी पद्धति दिखा लो, ये चेपा की बीमारी यदि किसान के लग जाए तो सस्ते में उसका इलाज हो जाए। और ऐसी ढेर सारी अपनी पैदावार हैं जिनमें कोई न कोई रोग लग जाता है, और सबसे बड़ा रोग लगता है जब कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती है। तैयार हो गई किसान की फसल, पाला पड़ गया, ओला पड़ गया, अतिवृष्टि हो गई, तो हम सर्वे कराते हैं। सबसे पहले सरकार के मुखिया का बयान आता, सर्वे करवाएंगे। जैसे तो बहुत भूर बांटने वाले हैं किसान के लिए, लेकिन बाद में कुछ नहीं मिलता, थोड़ा थोड़ा ऊंट के मुंह में जीरा डाला जाता है। तो मैं देखता फिर रहा हूं, कृषि मंत्री तो बनते हैं, बहुत बन जाते हैं, मैं भी बन गया, लेकिन मैं हटकर मेरे राज्य के किसानों को ज्यादा से ज्यादा क्या सरकार के दिला सकता हूं, इसकी मैं जानकारी लेता हूं। तो मेरी तो भी ट्रेनिंग हो रही है, साल भर तो ट्रेनिंग में चलेगा मेरा, और ट्रेनिंग भी ले लूंगा तो हमसे बड़े बड़े महान लोग बैठे हुए हमारे विभाग में, कभी बीजों में गड़बड़ कर देते हैं, किसान को घटिया बीज दे दिया तो किसान तो लुट गया, और बीज देने वाले के खिलाफ कोई साधारण सी धाराओं में कार्रवाई हो जाती है, कुछ उसका बिगड़ता नहीं है। खाद देने वाले, खाद के दुकानदार, यंत्र के दुकानदार, तो ये जितना भी खाद बीज, हमारे यहाँ एसोसिएशन के अध्यक्ष भी है शायद, बीज वाले कहा गए हो, बीज वाले जैन साहब। तो मैं चाहता हूं कि जो किसान है, बैठो जैन साहब, ये मेरी बुराई नहीं है, जैन साहब अगर बीज के मामले में अच्छा समझते तो इनको धंधा करना चाहिए, पर किसान का धंधा किसान के हाथ में लगे, चाहे खाद का है, चाहे बीज का है, चाहे नैनो का है, चाहे थ्रेसर का है,
चाहे रोटोवेटर का है, चाहे ट्रैक्टर का है, जितनी भी मशीन किसान की आती है उसको किसान की जानकारी मिलनी चाहिए, उसका अधिक से अधिक काम उसको दिया जाए ताकि वो किसानों के प्रति उसकी चिंता हो कि मैं महंगा तो नहीं बेच रहा हूँ, ज़्यादा फायदा तो नहीं उठा रहा हूँ। तो मैं कोशिश करूँगा किसानों की जितनी योजनाएं हैं उनसे किसानों को जोड़ना और त्वरित गति तक किसानों तक उस योजना का पहुंचाना। अब मैंने ढेर सारी योजनाएं देखी हैं, भारत सरकार की, राजस्थान सरकार की कई योजनाएं हैं। कई मैं जगह गया तो लोगों को योजनाओं का पता ही नहीं, सारी जानकारियां आपको यहाँ हो सकती है क्योंकि आप प्रोग्रेसिव किसान हैं, लेकिन सब जगह किसानों की जानकारी नहीं है। मेरे यहाँ भी एक कुछ किसान हमने सम्मानित किए थे, शायद आप गए थे, इनको सम्मानित किया था हमने। तो प्रधानमंत्री जी का आपने भाषण सुना होगा, वो बोलते हैं कि यूरिया के साथ नैनो यूरिया कभी मत डालना, नहीं तो आपका खेत बिगड़ जाएगा, बेकार हो जाएगा। तो मैंने किसानों से पूछा, भाई आप नैनो यूरिया के बारे में कुछ जानते हो? तो इन्होंने बताया मैं जानता हूँ। मैंने कहा मेरे इलाके में तो मैं ही नहीं जानता, तो किसान क्या जानता हो? फिर मैंने वहीं से दौसा के गांव में फोन किया किसान को, भाई तू नैनो यूरिया के बारे में जानता है? कि मैं तो कुछ नहीं जानता साहब, क्या होता है? ये उदाहरण मैंने आपको इसलिए दिया है, जो एडवांस टेक्निक, एडवांस योजनाएं अपने बीच में आ रही है उनको किसान तक पहुंचाना, ये मेरे विभाग की जिम्मेदारी है, जिसको मैं पहुंचाने की कोशिश करूंगा। जहां तक बजट का मामला है, किन किन योजनाओं में भारत सरकार से लिया जा सकता है, किन किन योजनाओं में हम दे सकते हैं। अभी मेरे को यहाँ मैं पॉली हाउस देख के आया हूँ, तो वहाँ के किसान और हमारे एडिशनल डायरेक्टर भी साथ थे। तो हम अब ये करने वाले हैं 3-4 सेमिनार, जिसमें मैं, मेरे विभाग के सेक्रेटरी वगैरह दूसरे अधिकारी और आप किसान जो जिस फील्ड में लगाए उसके साथ बैठकर, और कंपनी के लोगों को क्या दिक्कत है सरकार की तरफ से वो हमें बताएं, और किसानों को कंपनी की तरफ से क्या दिक्कत है वो हमको जानकारी मिले, और हमारा अधिकारी रहे, ताकि किसी प्रकार की समस्या न तो किसान को रहे, न कंपनी वालों को रहे, न कोई बैंक वालों को रहे, और हम एक कोऑर्डिनेट करके हम चलें। किसी प्रकार की उलझन, कई बार ऐसा होता है कि किसान बैंक के चक्कर निकालता रहता है, उससे बैंक के उसका लोन क्लियर नहीं होता। कई बार ऐसा देखा है कि हमारे यहाँ फाइलें पड़ी रहती हैं, निकालते ही नहीं, जब तक कुछ वजन नहीं रखा जाता फाइल पे तब कोई निकालता ही नहीं। तो मैंने थानेदार को फोन किया, मैंने कहा भाई ये गरीब है, इसके बकरा बकरी आ जाने चाहिए, हिसाब ला देंगे। अब मैं इस पर भरोसा नहीं करता, ला देंगे। मैंने कहा दिन बताओ कितने दिन में ला दोगे? उनका 3 दिन में ला दूंगा। मैंने कहा आपके 3 दिन, मेरे 2 दिन, और 5 दिन में नहीं लाया तो मैं आपके थाने का घेराव करूंगा। वो तो दूसरे दिन ही ले आए बकरे। पुलिस को सब पता रहता है, पुलिस इतनी उस्ताद है, उसको सब पता रहता है। ले आए, लाके क्या किया बेटों ने? सही कहानी। आप ऐसे कहोगे कोई आप ऐसी कहानी सुना रहे हो बनावटी। बकरा बहुत अच्छा था, उसको फिर को काटा और मीट बना के पूरे थाने वाले डकार गए पूरे। वो मेरे पास आया गरीब, कहने लगा साहब आपका फोन का तो मेरा कबाड़ा हो गया। मैंने क्या हो गया? आपका फोन नहीं कराता तो मेरे बकरा बकरी मिल जाते। मेरे बकरे को काट के थाने वाले खा गए और बकरी चोर को ही पकड़ा दी। चोर भी खाने में था, साथ में थाने पे। तो मेरे को गुस्सा आया। हम 5-6 लोग बैठे थे, बस में बैठ के गए और थानेदार को कहा, मैंने थानेदार सुन ले, अगर इस गरीब के बकरे बकरी की 2800 रुपये बनते, तेने पैसे नहीं दिए तो मैं डॉक्टर तेरे पेट को चीर दूंगा और बकरा निकाल दूंगा। अब मैं ऐसा ही अनाड़ी था,
ऐसे थोड़ा चलता है, किसी का पेट चीरने की धमकी दी जाती है तो थानेदार ने सोचा है तो गड़बड़ होगा, तो साहब 3 घंटे बाद आ जाना, आपका 2800 रुपये दे देंगे। हम खुश हो गए, देखो हम कितने बड़े नेता हैं, 2800 रुपये दिला रहे। हम 3 घंटे बाद पहुंचे तो पुलिस ने गोलियां चलाना चालू कर दिया, दन दन गोली। मेरे साथ 5 आदमी और थे। मैंने कहा अपन पीठ बताकर भागेंगे तो गरीब के साथ धोखा होगा, और छाती में गोली लग के मर गए तो अपन साक्षात उस गरीब ईश्वर की लड़ाई लड़ रहे हैं जो अपना अगला जन्म सुधर जाएगा। हम नहीं हटे। सामने वो हलवाइयों की भट्टी थी, हमने भी ईंट फेंकना चालू कर दिया। वो गोली चलाए, हम ईंट फेंके, वो गोली चलाए, उनकी गोली खत्म हो गई, लेकिन हमारी ईंट खत्म नहीं हुई। तो भैरव सिंह जी प्रतिपक्ष के नेता थे, मैंने उनको फोन किया, मैंने कहा आपने कहा था कि किसानों के लिए लड़ना, गरीब के लिए लड़ना, हम पे तो गोली चला दी, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़े। कि बात तो सही है ना, मैंने बिल्कुल सही है, मैं झूठ थोड़ा बोलूंगा। तो मेरे को वो दिन याद है, भैरव सिंह जी ने मेरे को कहा था तुम कितने लोग इकट्ठा कर सकते हो। मैंने आप बताओ कितना करूं, 1 दिन का समय दे रहा हूं। मान के बताओ कि 10,000। वो तीसरे दिन गए, मैंने 30,000 की भीड़ इकट्ठी कर दी। 30,000 किसके लिए? एक गरीब के लिए। और उस समय छपा था, आजकल के बच्चों को पता नहीं होगा, 3 दिन तक वहां पर 32 MLA थे उससे विधानसभा में, वसुंधरा जी भी थी उस समय। 3 दिन तक हमने धरना दिया, उस गरीब को 2800 रुपये दिलाए, पूरे थाने को सस्पेंड कराया और कलेक्टर SP को हटाया। जब मैंने MLAs को वहां से आने दिया तो मैं जिद्दी भी बहुत हूं। ये उदाहरण मैंने इसलिए दिया है कि अगर इस सरकार में भी मैंने जिद पकड़ ली, अभी आपने सुना होगा वो RS वाले मेरे पास आ गए, आप बहुत आंदोलन करते थे, हमारा RS की ये तिथि तो बढ़ाओ। मैंने की भाई बात करेंगे, मैंने हाँ कर ली उनसे। तो मैंने सरकार से कहा मुख्यमंत्री जी में तिथि बढ़ाओ, कि डॉक्टर साहब आदत पड़ जाएगी, हर बार आ जाएंगे ऐसे ही। मैंने किया ना, हमारी तो सरकार बनी है, पहली बार पहली मांग है, इसको तो पूरा करो। मैं हाँ करिए आया। अब सारे ब्यूरोक्रेट ये कह नहीं साहब ये तो नहीं होना चाहिए। मैंने कहा ये होगा, या तो राजी खुशी होगा या अड़ने से होगा, और हो गया। इसलिए आप प्रोग्रेसिव किसान हैं, यहाँ पुरस्कार लिए हुए किसान हैं, नाबार्ड के अधिकारी भी यहाँ पर हैं, हमारे यहाँ के अधिकारी। मेरे को आप मार्गदर्शन दें, मेरे को ऐसी दिशा दें कि मैं सबसे ज्यादा भला राजस्थान के किसानों का कर सकूं। आप जानते हो इससे मना नहीं किया जा सकता। ये तालाब है, इसमें मछली माना तैर रही है। मैं ये नहीं कह रहा मेरा अधिकारी सारे भ्रष्टाचारी हैं, लेकिन तैरती हुई मछली कब तालाब में से पानी को पी जाती है पता नहीं लगता। वैसे ही हमारे अधिकारी कर्मचारी कब गड़बड़ कर डाले हमको पता नहीं लगता। इसलिए भ्रष्टाचार से मुक्त जो व्यवस्थाएं किसान को राज्य और केंद्र ने दे रखी है, उनको मैं पूरी करने का प्रयास करूंगा, बशर्ते कि आपका मार्गदर्शन मिले। मैं तो पहली बार यहाँ इसमें आया था अपने कॉलेज में, ये कॉलेज का आंदोलन भी चला था, हमारे फूलचंद जी बैठे हैं, तो मैं भी उसमें आके गया था। मेरी धर्मपत्नी गोलमा भी किसान है, उसने भी 1 दिन का अनशन किया था और आपका काम हो गया। तो बड़ा अच्छा यहाँ जोबनेर यूनिवर्सिटी के कारण आपके इलाके की प्रगति हुई है, बच्चे बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं, किसान भी जागरूक हो रहे हैं। इससे मेरे को यहाँ मिनी इजराइल देखने को मिल गया। मैं चाहूँगा कि हर राजस्थान के किसान पर के चेहरे पर खुशहाली आए, तो मैं भी मानूंगा कि मैंने राजनीति का सबसे बड़ा पद प्राप्त कर लिया। बहुत बहुत धन्यवाद राम राम साहब।